इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनएचएम के कुछ कैडर के दस्तावेज सत्यापन आज से शुरू हो चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट के आज डीवी हुआ था तो उनका प्रोसेस क्या रहा था शुरू से लेकर अंत तक मैं कंप्लीट बताने जा रहा हूं, जिससे कि आगामी जिन भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो उन्हें कंप्लीट प्रोसेस पता चल सके कि वहां पर कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और किस तरह से दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिनका 20 नवंबर को रिजल्ट आया, जीएनएम हुआ है, लैब टेक्नीशियन हुआ है, नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज हुआ है, इनके स्क्रूटनी फॉर्म भी आज से शुरू हो चुके हैं। 2 दिसंबर तक इनके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। उसके बाद इनके भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी होगा, तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। यानी कि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल को देखने को मिलेगी, चाहे वो अपडेट छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो है आपके कैडर, एक सीनियर काउंसलर, एक ब्लॉक प्रोग्रामर, एक हेल्थ सुपरवाइजर और एक आपका रिहेबिलिटेशन वर्कर। इन चारों कैडर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर से शुरू हुआ था। कल आपके सीएचओ का भी है, तो कल 26 नवंबर को सीएचओ में किन किन का डीवी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं डीवी प्रोसेस कि सबसे पहले क्या हुआ। देखो, दस्तावेज सत्यापन आपके जिस जगह है वहाँ पर जब आप जाओगे तो एंट्री होने पर आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। यानी जब आप अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। फिर वही टोकन नंबर लेकर आपको अंदर जाना है। हॉल में आपका फ़ोटो वेरिफिकेशन किया जाएगा। फ़ोटो वेरिफिकेशन वो मोबाइल से करेंगे आपका, और जैसे ही फ़ोटो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वो टोकन नंबर पर एक कोड लिखते हैं और उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए रूम में भेज देते हैं। और रूम में फिर आपको कौन सी टेबल पर जाना है, जो कि आपके कोड लिखे हुए हैं पेज के ऊपर, जो आपको टोकन नंबर दिया हुआ उसमें जो कोड दे रखे हैं उसी कोड पर आपको टेबल पर जाना होगा। जब वहाँ आप पहुँचोगे तो वहाँ से आपका दस्तावेज सत्यापन है प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि इससे पहले आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, आपका फ़ोटो वेरीफाई होगा, टोकन नंबर पर आपको सीट दे रखी होगी और उसी सीट पर आपको जाके बैठना होगा। वहाँ पर आपके पास सामने 2 जने होंगे, क्योंकि आपके समस्त दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। फोटोकॉपी सेट पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और फोटोकॉपी सेट सभी का एक एक लेके जाना है। वहाँ 2 जने होंगे, एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा तो दूसरा आपके फोटोकॉपी सेट है वो चेक करेगा। सभी दस्तावेज के 2 सेट होने चाहिए, एक ओरिजिनल और दूसरा फोटोकॉपी। 2 लोग होते, एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज देखेगा और दूसरा आपके फोटोकॉपी सेट देखेगा। अब शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके परीक्षा के लिए लागू है, वो जिनके लिए अनुभव है तो फिर उन्हें वो अनुभव प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। मैं जिनका आज डीवी हुआ था उनमें कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं उनके बारे में पूरी चेकलिस्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए ताकि आगे जिनका भी डीवी हो तो उनका भी पता हो सके। सबसे पहले आपसे 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी और 10th क्लास का सर्टिफिकेट। अब देखो, किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। तो किसी किसी बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है। तो जिनके एक ही होता है उन्हें फिर वो एक ही चीज़ दिखानी होती है, और जिनके अलग अलग होता है तो फिर उन्हें वो दोनों दिखाने होती है। अब मेन चीज़ आती है, कोई कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो क्या हमारा डीवी नहीं होगा। आपका डीवी होगा। जिस डेट में आपको डीवी के लिए बुलाया गया है उस डेट में आप जाइए वहाँ पर। और अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था ऑनलाइन तो वहाँ भी आपसे फिल करवा लिया जाएगा, या फिर अगर आप पहले से फिल करना चाहते हो तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, कैंडिडेट कॉर्नर में जाइए, वहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा स्क्रूटनी फॉर्म का, वो डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है और उसके बाद जो जो पूछा गया वो सभी आपको वहाँ नोट करना है और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा देना। और वो किसके नाम का होना चाहिए, आरएसएसबी बोर्ड के सचिव का नाम। और उसके बाद आप अपना दस्तावेज सत्यापन के लिए जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट के बाद आपसे मांगा जाएगा 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ पर भी 12th में भी वही, जिनके अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो उन्हें फिर वो दोनों दिखानी होगी, जिनके एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखानी होती है। इसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब अगर आपके ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फाइनल ईयर की या फर्स्ट ईयर की दिखानी है, नहीं, जितने सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका दिखानी होगी।
और इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। आपके वहाँ पर भी बन जाएंगे, यानी कि वहाँ पर अगर कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो वो आपको थोड़ा समय भी दे देंगे और आप बना भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनेगा। अब जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन का उल्लेख किया है तो उन्हें फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, और जिन्होंने उल्लेख नहीं किया है तो उन्हें कोई बात नहीं। इसके बाद आपसे मांगा जाएगा जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र देखो, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी से हो या OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो या MBC नॉन क्रीमी लेयर से हो, तब आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया उस समय आपको शपथ पत्र भी बनवाना होगा, और वो भी मैक्सिमम शपथ पत्र कब तक लागू हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक। इससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। तो जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का अगर आप पर शपथ पत्र लागू हो रहा है, यानी कि आपका 1 साल से पुराना है, आप MBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी से आते हैं, तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र दिखाना होगा अगर आपका प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, नॉन TSP वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे SC के हो, ST के हो, OBC के हो, MBC के हो, EWS के हो, मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है जो कि जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होता है, और वो भी टोटल कितने, 3, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए, और एक चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। देखो, मैं पहले भी कहता था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगे कि दस्तावेज ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो उस कंडीशन पर मेरा मानना है कि आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ आप जाओगे तो आपके पास 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपसे कोई दस्तावेज मांगा जाए और वो आपके पास है ही नहीं, यानी कि 2-3 दस्तावेज कम पड़ गए, तो फिर आपके दिक्कत आ सकती है। फिर वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे कि उस टाइम में आप वापस आइए और हमें दस्तावेज दिखाइए, तभी आपके आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा लगे कि ये लेके जाए या नहीं लेके जाए, उस कंडीशन पर आप लेके चले जाइए। अब देखो, जो मैरिड हैं उनके लिए मैरिड सर्टिफिकेट, और जो अनमैरिड हैं उनके लिए अनमैरिड का भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद चाइल्ड सर्टिफिकेट, ये चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड आपको बनाना ही होगा, और ये भी आपको दिखाना होगा। इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी में आपने आवेदन किया, चाहे वो PH कैंडिडेट हो, विडो कैटेगरी हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो, एक्स सर्विसमैन की हो, जिस भी कैटेगरी में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब उनके लिए। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी दिखाना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म है, ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है, जिसे आपको दिखाना होगा। उसके बाद हैंड रिटन आपको मालूम है, वही जो हिंदी और इंग्लिश में पैरा में दे रखा होता है, नीचे आपको लिखना होता है आपकी अपनी राइटिंग में, जिसमें आपको एग्जाम का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब चीज़ लिखनी होती है, और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देना है। ये दोनों चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखनी होती है। इसके बाद आपको कूट रचित को लेकर पत्र, यानी कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए हैं सभी ओरिजिनल हैं, कोई भी दस्तावेज जाली या फर्जी नहीं है। अगर जाली या फर्जी पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र भी लिखवाया जाता है। इसके बाद धूम्रपान और तंबाकू निषेध का प्रमाण पत्र, यानी कि आप ना तो तंबाकू खाते ना धूम्रपान करते, इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, तो वो प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा दहेज प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अब देखो, जो मैरिड है तो वो लिखेंगे उसमें कि हमने शादी के समय दहेज नहीं लिया और ना दिया, जो भी आप पर लागू हो रहा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी दहेज प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि भविष्य में आप दहेज नहीं लेंगे। इसके बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म और फीस रसीद। अब देखो, जिन्होंने SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो भी आपको दिखाना होगा, और उसमें जो आपने फीस चार्ज दिया है उसकी स्लिप भी आपको दिखानी होगी। तो ये दस्तावेज आज जिनका DV हुआ था। अब देखो, जिन पर RNC लागू होते हैं वो मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पे जो जो लागू होते हैं वो तो उनको लेके ही जाने हैं। जैसे कि किसी के RNC लागू होता है तो किसी के अनुभव प्रमाण पत्र, तो फिर उन्हें तो वो दिखाने ही होंगे। जिन पर लागू नहीं हो रहे उन्हें फिर वो उनके जो लागू हो रहे वही दिखाने होंगे। यानी कि आज जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था उसी में एक कैंडिडेट ने ये बताया है, और उनका हुआ था सीनियर काउंसलर का।
जिसमें उन्होंने बताया कंप्लीट ये प्रोसेस हुआ था आज दस्तावेज सत्यापन के समय। आराम से आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आपको कोड टोकन नंबर दे देंगे, टोकन नंबर में कोड दे देंगे, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको रूम में जाना होगा, आपका फ़ोटो वेरिफिकेशन भी कर दिया जाएगा मोबाइल से। उसके बाद आराम से आपके दस्तावेज चेक कर ली जाएंगे, कोई दस्तावेज में अगर कमी पाई जाएगी तो वहाँ सुविधा होगी, वो आपको वहाँ सुविधा आराम से दे देंगे। आपको एक समय दे देंगे थोड़ा, उस समय के अंदर अंदर आप अपना जो भी आप चाहे चाइल्ड डिक्लेरेशन को लेकर हो या कोई शपथ पत्र को लेकर हो तो वो आप अपना दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है तो फिर उस कंडीशन पर आपको हो सकता है वो एक टाइम पीरियड दे दे, उस टाइम पीरियड में आपको वो कह दे कि इस टाइम पीरियड में आपको दिखाना होगा, तभी आपके आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब मेन चीज़ एक और डाउट आता है साथियों को कि बहुत साथी कहते हैं कि हमारा डीवी जिस डेट में है उस डेट में मेरा एग्ज़ाम है या किसी अपरिहार्य कारण से मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको जो डेट और समय दे रखा है उस डेट और समय में अगर आप किसी भी कारणवश से दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं। जब आपका एक बार डीवी प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद जो एब्सेंट कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी विभाग की ओर से, उन्हें फिर एक डेट दे रखे होंगे, उस डेट में फिर आपको जाना होगा। अगर उस डेट में भी आप नहीं गए तो फिर आगे का प्रोसेस आपका जो भी है प्रोसेस, चाहे वो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट के स्वयं की होगी। इसलिए एक बार आपको मौका ज़रूर मिलता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आपके लिए कैंडिडेट की लिस्ट अलग से जारी कर दी जाती है जिसमें एब्सेंट रहते हैं और उन्हें एक मौका दे दिया जाता है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।